हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की कहानी एक अरबपति की बहू की कत्ल की है, जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है 27 जुलाई 2014 की, जब कानपुर शहर में एक घटना घटी और जिसने पूरे शहर को दहला कर रख दिया था। कानपुर शहर उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल टाउन, जिसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस शहर में एक अरबपति बिजनेसमैन ओम प्रकाश दशमी रहते थे, जिनका बिस्किट का बहुत बड़ा कारोबार था। उनके छोटे बेटे पीयूष की शादी 2012 में जबलपुर की ज्योति से हुई थी। ज्योति एक अरबपति और बहुत बड़े बाप की बेटी थी। एक दिन पीयूष और ज्योति अपनी होंडा एकॉर्ड कार में कहीं जा रहे थे। दरअसल उनकी नई नई शादी हुई थी। वो घूमने के लिए कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे थे और घर से यही बताकर वो गए थे। तो आगे चलकर कानपुर की सुनसान सड़क पर अचानक दो मोटरसाइकिल सवार 4 लड़कों ने उसकी कार को चारों तरफ से घेर लिया और कार को आगे बढ़ने नहीं दिया। उसके बाद पीयूष को गाड़ी से बाहर निकालकर उसकी खूब पिटाई की और उसके सामने उसकी बीवी ज्योति की भी पिटाई की। और उसके बाद पीयूष को बाहर रोड पर ही छोड़ गए और ज्योति को अपने साथ किडनैप करके ले गए। पीयूष ने इस घटना की सूचना सबसे पहले अपने पिता को दी। उनको फ़ोन करके सारी घटना के बारे में बताया और फिर उसके बाद उसी रोड पर जा रहे एक मोटरसाइकिल सवार से लिफ्ट मांगी और जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस को पूरी वारदात के बारे में पीयूष ने बताया और रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और शहर की नाकाबंदी करके पूरे शहर की तलाशी ली जाने लगी। दोस्तों, पीयूष बड़े परिवार, बड़े ख़ानदान का बेटा था, अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखता था। तो पुलिस आनन फानन में तुरंत हरकत में आई और उसकी कार को ढूंढने में लग गई। पीयूष थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद अपने घर वापस चला गया और उसी के पीछे पीछे कुछ पुलिस भी उसके घर पहुंची ताकि और जानकारी उनके घर वालों से मिल सके। तो पुलिस को पीयूष के घर पर थोड़ी ही देर हुई थी कि कंट्रोल रूम से एक फ़ोन आता है और वो पुलिस वालों को बताते हैं कि सुनसान सड़क पर आगे चलकर एक गाड़ी खड़ी हुई है जो पीयूष की ही लगती है। जब पुलिस वालों ने उस गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर देखा तो उसमें ज्योति की लाश खून में सनी हुई पड़ी थी। पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो उसने पीयूष को और पीयूष के घर वालों को ये सूचना दी। ये सुनते के साथ ही उनके घर में मातम छा गया, क्योंकि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी घटना थी। उनके घर की बहू का कत्ल हो चुका था। पुलिस ने एक बार और पीयूष से उसी के घर पर पूछताछ की और पीयूष ने वही सारी बातें बताई जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के वक्त बताई थी। ज्योति को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहां डॉक्टरों ने उसको मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि उसके शरीर पर 17 बार चाकुओं से वार किया गया था। दोस्तों, कातिल ये सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से ज्योति की जान बचनी नहीं चाहिए, हर हालत में उसकी मौत होनी चाहिए। उनका मकसद सिर्फ ज्योति को कत्ल करना था और किसी चीज़ से उनको शायद लेना देना नहीं था। और थोड़ी ही देर में पीयूष और पीयूष के परिवार वाले सब हॉस्पिटल पहुँचे ताकि वो ज्योति को देख सकें और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देख सकें, पुलिस के साथ इस मामले की डिस्कस कर सकें। एक पुलिस ऑफिसर जो हॉस्पिटल में था उसने पीयूष को देखा और उसे कुछ अटपटा सा लगा, बहुत अजीब सा लगा, क्योंकि उसने ये देखा कि पीयूष जब घर पर था तो उसने दूसरी टी शर्ट पहनी हुई थी और ये जब हॉस्पिटल में अपनी मृतक पत्नी को देखने आया है तो दूसरी टी शर्ट पहने हुए है। ये उस पुलिस ऑफिसर को थोड़ा अजीब सा और थोड़ा अटपटा सा लगा। उसने ये बात अपने सीनियर को बहुत ही धीरे से कान में बताई और पीयूष पर ध्यान रखने के लिए एहतियात बरती गई। क्योंकि पीयूष एक बड़े ख़ानदान का बेटा था, अमीर बाप का बेटा था, तो पुलिस हर कदम बड़े सोच समझकर और फूंक फूंक कर रख रही थी और पुलिस आगे बढ़ने से पहले सारे सबूत जुटा लेना चाहती थी। पुलिस का शक धीरे धीरे यकीन में बदलता जा रहा था
जब उन्होंने ये देखा कि उसका पति यानी ज्योति का पति पीयूष घर से कपड़े बदलकर हॉस्पिटल पहुंचा है अपने पत्नी की लाश को देखने के लिए। ये सब इतना अजीब इसलिए था क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी और इस बुरी स्थिति में भी इंसान अपने कपड़े बदलकर हॉस्पिटल जा रहा है, तो ऐसी सुध-बुध उसको कैसे रह सकती है? इतना होश व हवास उसके पास कैसे हो सकता है कि वो अपनी मृतक पत्नी को हॉस्पिटल देखने के लिए जाए तो कपड़े घर से बदल कर जाए। ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब बात थी जो पुलिस को खटक रही थी। तो पुलिस ने फैसला किया कि पीयूष के सारी एक्टिविटीज़ को फिर से खंगाला जाए, फिर से चेक किया जाए। तो पुलिस सबसे पहले वहाँ पहुँचती है जहाँ पर पीयूष और ज्योति खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गए थे। वहाँ वेटर से और सभी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ पर ज्योति और पीयूष दोनों आए थे और खाना खाकर चले गए। तो पुलिस को इस बात से तो तसल्ली हो गई कि वो दोनों यहाँ आए थे, लेकिन उनको फिर भी ये ऐसा लग रहा था कि कुछ और इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, कुछ और सबूत हमें इकट्ठे करने चाहिए। तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को देखने की कोशिश की और जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरा देखा तो वहाँ उनको एक और बात बहुत अजीब दिखाई दी। दोस्तों, पति पत्नी बाहर मौज मस्ती के लिए, खाना खाने के लिए, बाहर घूमने के लिए गए थे और वो आपस में दोनों बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? वे दोनों पहले से एक टेबल बुक करके वहाँ खाना खाने गए थे रेस्टोरेंट में, लेकिन पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखा कि वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे। ये अपने आप में एक और अजीब बात थी। लेकिन पीयूष फ़ोन पर किसी से बातें कर रहा था बार बार। ये समझ में नहीं आया कि वो किससे बात कर रहा था। पुलिस ने जब पीयूष के फ़ोन को चेक किया तो उसमें सब कुछ तो ठीक था, लेकिन एक बात वहाँ भी अजीब लगी पुलिस को कि एक फ़ोन नंबर उसमें से मिलता है जिस पर पीयूष कुछ सालों से लगातार और बहुत देर देर तक बातें करता रहा है। जब पुलिस ने उस फ़ोन को चेक किया तो वो एक लड़की का फ़ोन था। पुलिस ने एक बात और नोटिस की कि जब पीयूष थाने आया था उस घटना के बाद रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं था, जबकि उसने पुलिस को बताया था कि मोटरसाइकिल पर जो सवार आए थे उन्होंने उसको बहुत मारा है, लेकिन पीयूष के शरीर पर कोई भी खरोंच का निशान या चोट का निशान नहीं था और यहाँ तक कि उसके कपड़े भी गंदे नहीं थे। जैसा कि उसने बताया था कि उसको सड़क पर ही डालकर चले गए थे और उसकी बीवी को किडनैप करके चले गए थे। तो वहाँ भी पुलिस को बहुत शक हुआ, लेकिन वो खामोश रहे। जब तक उनके पास कोई पुख्ता सबूत हाथ ना लग जाए तब तक वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। पुलिस ने एक चीज़ और नोटिस की कि जिस लड़की से वो बात करता था उसका नाम था मनीषा, और सबसे ज़्यादा बात वो उसी से किया करता था, बहुत देर तक बातें किया करता था। मनीषा वो भी एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। तो ये सारे सबूत पुलिस जुटाकर अपने पास रख रही थी। तो एक बार फिर एक दिन पुलिस ने पीयूष को थाने बुलाया और उनके माँ बाप से कहा कि हम पीयूष को कुछ जानकारी हासिल करने के लिए थाने बुला रहे हैं, क्योंकि वो एक चश्मदीद गवाह है उस घटना का, तो हमें कुछ और जानकारी चाहिए। लेकिन पीयूष जब थाने पहुंचा तो पुलिस ने उसके साथ वही किया जो एक मुजरिम के साथ किया जाता है। उसके साथ बातचीत करने का, उससे पूछताछ करने का बिल्कुल वही रवैया था जो एक कातिल से किया जाता है। वे अब उसको कातिल की नज़र से देख रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने मनीषा को भी थाने में बुला लिया था और दोनों से अलग अलग रूम में बैठाकर बातचीत की, पूछताछ की। दोनों की स्टेटमेंट मिल नहीं रही थी, तो पुलिस ने फिर फैसला किया कि उनको एक साथ बैठाकर उनसे पूछताछ की जाए। दोस्तों, फिर पुलिस ने ऐसा ही किया, दोनों को एक साथ बैठाया और फिर से उनसे पूछताछ शुरू की गई और सारे सबूत जो पुलिस ने जुटाए थे, यानी कॉल डिटेल, व्हाट्सएप मैसेज, चैट, सब कुछ उनके सामने रख दिया। तो दोस्तों, पीयूष को लगा कि वो अब चारों तरफ से घिर चुका है और अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है। आखिर में सब स्वीकार किया पीयूष ने। उसने ज्योति का कत्ल करवाया क्योंकि वो मनीषा से शादी करना चाहता था और ज्योति उसको अच्छी नहीं लगती थी। ज्योति के घर में जो शादी
पीयूष की तय की थी वो उसके माता पिता ने की थी, और वो पीयूष इस शादी को ना नहीं कह पाया, अपने घर वालों का, अपने माँ बाप का दिल नहीं तोड़ पाया। लेकिन कभी भी उसने ज्योति को पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। वो लगातार शादी से पहले से ही मनीषा के कांटेक्ट में था और लगातार उससे बातें किया करता था। तो दोस्तों, उन्होंने दोनों ने ही मिलकर ये प्लान बनाया कि हमारी शादी सिर्फ तभी हो सकती है जब हम ज्योति को रास्ते से हटा दें, और उन्होंने ये प्लान बनाकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया। पीयूष की दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस ने पीयूष को, उसके ड्राइवर को और कुछ सुपारी किलर को गिरफ्तार किया और उनको जेल भेज दिया। ज्योति के मर्डर का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसके गुनहगार अभी भी जेल में हैं। लेकिन बाद में पता चला है कि मनीषा को जमानत मिल गई थी, लेकिन बाकी सभी लोग जो ज्योति के मर्डर में शामिल थे वो अभी भी जेल में हैं और उन पर केस चल रहा है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक अरबपति की बहू के कत्ल की, जिसमें एक टी शर्ट ने कातिल की पहचान बता दी। दास्तान जुर्म अभी बाकी है। हम जल्दी फिर लौटेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। हमारी एक कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और सुझाव ज़रूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।